हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक के सफर को महत्वपूर्ण बनाने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी सही रूप से प्राप्त हो सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने आपसे कुछ प्रश्न साझा किए हैं या फिर कहिए कुछ सुझाव साझा किए हैं, जो कि आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा या फिर हमारे कम्युनिटी सेक्शन में जाके वोटिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फर्दर लैब असिस्टेंट की तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से कराई जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देरी नहीं करते हैं, आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहला फ्रेंड्स, जो हमारा प्रश्न है या फिर कहिए आप लोगों का प्रश्न रहता है कि तैयारी शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, तैयारी को शुरू करने से पहले आपको कई बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो बिंदु हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, पहला आपका एलिजिबिलिटी है और दूसरा आपका जोन है। इन दोनों बिंदुओं पर अगर आप लोग ध्यान देते हो तो आपका जो फॉर्म भरने का सफर है या फिर आपके तैयारी करने का सफर है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो पैरामेडिकल में जितने भी वैकेंसी निकली हैं उनका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका अलग अलग रखा गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा लैब असिस्टेंट की या फिर लैब सुपरिंटेंडेंट की, तो इनकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी अलग अलग रखी गई है। अगर बात करेंगे लैब असिस्टेंट की, तो इसमें जो आपकी डिग्री मांगी गई है वो आपकी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, DMLT की डिग्री मांगी गई है। जबकि अगर बात करेंगे लैब सुपरिंटेंडेंट की, तो इसमें आपका BMLT का डिग्री मांगा गया है या फिर कहीं आपके BSc का डिग्री मांगा गया है, और BSc के साथ साथ आपका DMLT का डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। अब अगर बात करेंगे लैब असिस्टेंट की डिग्री में, तो इसमें यह भी आपका मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास 1 ईयर वाला कोर्स है तो भी आपका वो एलिजिबल है, बस आप लोग एक सही संस्था से कोर्स को किए होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाता है। दूसरी जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो आपके एज की होती है। तो अलग अलग जो आपके पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली है उसमें अलग अलग आपके एज मेंशन किए गए हैं। कुछ में आपके जो एज है 18 से 36 वर्ष रखा गया है और कुछ में आपका जो है 18 से 33 वर्ष यहाँ पे एज रखा गया है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा लैब सुपरिंटेंडेंट और लैब असिस्टेंट में, आपका जो एज है 18 से 36 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। तो जो बच्चे इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो बाद में आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आप लोग तैयारी भी करोगे, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में अगर आपको बाहर निकाल दिया जाए तो बहुत ही दुख होता है। दूसरी बात आपको बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे प्रश्न भी करते हैं कि सर मैं किस ट्रेड से अपने फॉर्म को फिल करूं, या फिर मैं 2 ट्रेड से फॉर्म को फिल कर सकता हूं या फिर नहीं। तो देखिए, आप लोग जितने भी पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली है उसमें से केवल एक पोस्ट को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, और एक पोस्ट में भी एक जोन में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग एक से ज्यादा जोन में फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर आप लोग एक से ज्यादा ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाती है, एलिजिबिलिटी हो जाती है, जो कि महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी होती है। इसको आपको ध्यान रख के ही फॉर्म को फिल करना है और अपनी तैयारी को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपका है जोन। जोन जो है वो आपके सिलेक्शन को कहिए या फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्रदर्शित करता है। अगर आप लोग जोन की बात करोगे कि सर जोन में हम कहां से फॉर्म को फिल करें, तो देखिए इसके लिए 2 कंडीशन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर से नजदीक, हमारा जो होम टाउन है वहां से नजदीक हमारा सेंटर मिले, तो उसके लिए आप लोग ये मत देखिए कि फॉर्म कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, उसमें आप अपने नजदीकी वाले सेंटर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हमें घर की नजदीकी नहीं देखनी, हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ पे ज्यादा है, तो वहां पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि वहां पे जो कंपटीशन है थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू जो आपकी वैकेंसी कम है। ये तो जाहिर सी बात है। दूसरी जो यहाँ पे बिंदु है आपके कट ऑफ की, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पढ़ चुके हैं, उस पर देखिए कि हमारे प्रीवियस ईयर में कट ऑफ किस जोन से ज्यादा था किस जोन से कम था, उसके हिसाब से भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा
कि आप लोग अगर 2 बिंदु पर लेकर तैयारी करना चाहते हैं या फिर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं कि हमारे घर से नजदीक हो, तो आप लोग वैकेंसी मत देखिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, फॉर्म को फिल करिए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग देखते हैं कि हाँ हमारी वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े, तो आप लोग दूर वाले जोन में फॉर्म को अप्लाई करिए जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके जोन की बात। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जोन ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, मतलब किस जोन में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है ये आपका बाद में निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो आपकी यहाँ पे बिंदु है या फिर आपके जो प्रश्न है वो ये है कि तैयारी कैसे करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चे कई सारे परेशान हैं, हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट करते जा रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, आप इस चीज का तैयारी करा दीजिए, नॉन टेक्निकल का तैयारी करा दीजिए। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तैयारी करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो आपका होता है सिलेबस। सिलेबस प्रत्येक पैरामेडिकल की जो कोर्सेस हैं उनका अलग अलग है, कुछ आपके कॉमन है और कुछ आपके अलग अलग है। अगर 90% बात करेंगे तो सारे क्या हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट है, और 10% की अगर बात करेंगे तो आपके कॉमन हो जाते हैं, जैसे कि आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को एनालिसिस करना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना है केवल एक ही पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, एक ही ट्रेड से अप्लाई करना है। तो उसका जो सिलेबस है उसको आप लोग उठा लीजिए और उसका एनालिसिस करिए कि हमारे सिलेबस में दिया क्या गया है, और उसके बाद में वहां से आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर अपनी तैयारी जो है उसको शुरू कर दीजिए। पहला बिंदु तो आपका ये हो गया। दूसरी बिंदु, अगर आपके पास कोई बैचेज हैं, यानी कि कभी भी आप पुरानी बैच रखे हो, नई बैच भी परचेज की हो, ठीक है, क्योंकि सभी चैनल्स अपना जो है बैच बेच रहे हैं और पढ़ाई स्टार्ट करा दिए हैं, तो अगर आपके पास कोई बैच है तो बहुत ही बेस्ट है। वहां से आप लोग क्या कर पाओगे, वहां पे आप कम समय में अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। या तो आपके पास कोई नोट्स है, पुरानी नोट्स है जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनी हुई है, तो वहां से आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। मैं ये राय बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप अपनी जो तैयारी है बुक से स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी के रूप में बुक से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप लोग बुक ओपन करोगे तो आधा समय तो आपको केवल सिलेबस को खोजने में लग जाएगा और आधा समय में आप इसको पढ़ पाओगे, तो एक जो कंटिन्यूटी है वो आपकी नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैं आपको राय ये दूंगा कि अगर आपके पास कोई बैच, ऑनलाइन बैच है तो उससे आप पढ़ाई करिए, या फिर आपके पास कोई सिस्टमैटिक नोट्स है तो उससे पढ़ाई करिए, या फिर आप कोई पुरानी बैच लिए थे उसके आपके पास पीडीएफ नोट बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से पड़े हुए हैं, उससे आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई सिलेबस और पढ़ाई में आप लोग कौन सा मटेरियल चूज करें इसके बारे में हमने चर्चा किया। हालांकि मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या मिलेगा, फ्री रूप से आपको क्या क्या मिलेगा, पेड बैच में क्या क्या मिलेगा, दोनों पे मैं आपको यहाँ पे चर्चा करके बताऊंगा। इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। दूसरी बात यहाँ पे जो है आपके पैटर्न, पेपर पैटर्न की होती है। बच्चों सभी में आपका जो पैटर्न है वो आपका दो पोर्शन में रहेगा, एक आपका नॉन टेक्निकल में, एक आपका कैसा रहेगा, आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, और दूसरा जो आपका रहेगा टेक्निकल पोर्शन रहेगा। कैसा रहेगा, आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा। जो आपका नॉन टेक्निकल है वो आपका 30 नंबर बनाएगा, और जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो आपका 70 नंबर बनाएगा, यानी कि 70 नंबर बनाएगा। देखिए सिलेक्शन के लिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वो आपका कम वाला है, यानी कि आपका नॉन टेक्निकल वाला है। ऐसा सर क्यों कह रहे हैं बच्चों, देखिए आप कितना भी तेज हो, लेकिन इस 70 में अगर मैं मैक्सिमम बात करता हूं तो आप लोग 55 स्कोर करोगे, या फिर बहुत तेज हो और भी तेज हो तो रमखा हो तो आप लोग 60 इसको स्कोर कर लेते हो। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं 70 में 70 करूंगा तो ये बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, अगर एक दो बच्चे करते हैं तो उनकी बात को छोड़कर। तो आप 55 से 60 नंबर टेक्निकल में कर पा रहे हो और 30 नंबर में आप 0 कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वाली कट ऑफ को देखोगे तो उसमें भी आपका जो है 65, 76, 75 इस तरह से आपकी जो है कट ऑफ रखी गई है। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपके नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से होगी। इसीलिए मैं कहूंगा कि नॉन टेक्निकल के साथ साथ आप लोग टेक्निकल की पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई आपके पेपर पैटर्न की। दूसरा बात आपका आता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपके आरआरबी में दिया गया है, उसमें आपका जो है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है,
तो इस पे भी आप लोग विशेष ध्यान रख के पढ़ाई करिएगा, गलत पढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा। और दूसरी बात, जब आप लोग परीक्षा देने जाइएगा तो वहां भी आप लोग फूंक फूंक के कदम रखिएगा, ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत वाला सही ना हो जाए। मतलब गलत वाला सही का मतलब गलत वाले को आप लोग अटेम्प्ट करके ना चले जाओ। जहां तक कोशिश यही रहे कि इसको अवॉइड करिएगा, लेकिन अगर डाउट लगता है तो उसकी अलग बात है, वो सब हम लोग लास्ट में जब आपका पेपर होने वाला रहेगा तब हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? आपने समझा कि हमें सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस करना है, फिर हमें पेपर पैटर्न को समझना है। पेपर पैटर्न में 30 + 70 का है, तो हमें 30 को भी तैयारी सही से करना है और 70 वाले का भी तैयारी सही से करना है। केवल एक पोर्शन को लेकर आप लोग आरआरबी में अपनी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है बच्चों, इसका आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। सिलेबस में हम लोग चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिंटेंडेंट का, और यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है और कौन सा डिफरेंट है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें तैयारी आप लोगों की करवानी है, इसीलिए मैं इस बिंदु पर चर्चा करूंगा। हालांकि आपको केवल एक ही सिलेबस को लेकर चलना है, क्योंकि आप लोग केवल एक ही सिलेबस में अपना जो है फॉर्म अप्लाई करोगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 वाले की, और इसमें जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है बच्चों, वो आपका है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी और आपका ब्लड एंड बैंकिंग। ठीक है, ब्लड बैंक कुल मिला के आपका ये मेंशन किया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा क्या क्या सर दोनों सिलेबस में कॉमन है, यानी कि लैब सुपरिंटेंडेंट और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में सर क्या कॉमन है, तो जो जो हाईलाइट बिंदु नहीं है वो आपका बच्चों कॉमन यहाँ पे है, और जो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है वो आपका आपके लैब सुपरिंटेंडेंट वाले पोर्शन में शामिल किया गया है, या फिर कह सकते हो लैब सुपरिंटेंडेंट में एक्स्ट्रा रूप से पूछा जाएगा। पहला आपका क्या है? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये दो जो है आपके अलग से रखे गए हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, इनके एमसीक्यू को प्रैक्टिस में लाना होगा। देन उसके बाद में एक आपका टॉपिक आएगा आपके फिजिक्स से। मैं मानता हूं ज्यादा आपके फिजिक्स से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर के जो प्रश्न है वो आपके पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद में कोगुलेशन एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ये भी आपका कहीं ना कहीं एक अलग सा टॉपिक हो जा रहा है, तो इसको भी आपको अलग रूप से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सर हमें आपने इस बात को क्यों बताया? क्योंकि हमें फॉर्म को तो केवल एक में ही फिल करना है, तो दोनों को कॉमन रूप से इसमें बताने की क्या जरूरत थी? देखिए बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग कॉमन सब्जेक्ट की पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है उसकी स्टडी हम लोग कराएंगे, उसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जो हमारे बचे जा रहे हैं उनको हम लोग लास्ट में, जब हमारा थोड़ा सा एग्जाम नजदीक आ जाएगा, उसमें हम लोग इसको प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। तो ये बताने की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। तो ये जो हम लोग सिलेबस देखे हैं, ये हमारा कौन सा पोर्शन है? ये हमारे 70 नंबर का जो है वो पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 30 नंबर वाले पोर्शन को भी देख लेते हैं। देखिए, जितने भी आपके आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली गई है, सबके लिए जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो आपका सेम रखा गया है, जिसमें आपका जनरल अर्थमेटिक है, यानी कि आपका मैथ पूछा जाएगा। और मैथ में वो जितने भी जनरल टॉपिक हैं या फिर कह सकते हो कि सब्जेक्ट हैं, वो आपके क्या है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, चाहे आपका एलसीएम हो, एचसीएफ हो, ठीक है, फ्रैक्शन हो, बूढ़ा मास हो, ये सब आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और मैथ के जो एमसीक्यू होते हैं एकदम से बहुत ही नॉर्मली रूप से आते हैं, और कहीं ना कहीं इन सभी टॉपिक्स में से, या फिर कह सकते हो कि ये जो आपके एक एक पॉइंट दिए गए हैं उसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो आपका मैथ जो है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस और आपके रीजनिंग के जो साधारण कंपटीशन में एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, नंबर सीरीज, ये सब आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। जर्नल अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस की बच्चों अगर यहाँ पे बात करेंगे तो दो तरीके से आपका यहाँ पे पेपर में पूछा जाएगा। एक तो आपका करंट अफेयर आएगा, और दूसरा आपका इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, ये आपके पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि कम से कम नहीं तो 5 नंबर का जो है आपका
करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा। ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 नंबर या 5 नंबर आपका जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अभी से आप लोग क्या करिए, पिछले 3 या फिर 4 महीने की जो आपका मतलब कि करंट अफेयर है उसको पढ़ना शुरू करिए, और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग करंट अफेयर को पढ़ते रहिएगा, और इससे आपको 3 से 4 नंबर का यहाँ पे लाभ मिलने वाला है आपके नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से। उसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है जनरल साइंस, और जनरल साइंस का मतलब हो जाता है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके लाइफ साइंस से, जो कि आपकी कक्षा 10 तक यानी क्लास 10 तक सीबीएसई माध्यम तक का जो है वो आपका पूछा जाएगा। सीबीएसई सिलेबस से आपका पूछा जाएगा। सीबीएसई का मतलब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी से हो जाता है। तो अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। जनरल साइंस की जो स्टडी है उसको आप लोग करते रहिए, वहां से आपके जो नंबर हैं वो आपको मिलेंगे। देखिए, फिजिक्स आपका लैब सुपरिंटेंडेंट वाले में था, और फिजिक्स जो है आपके जनरल साइंस में भी इंक्लूड किया गया है। तो आप इस फिजिक्स को पढ़ लीजिए, आपका जो लैब सुपरिंटेंडेंट वाला पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिजिक्स को वहां पे अलग से पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि आपको सिलेबस किस तरह से देखना है और इस पे तैयारी किस तरह से करनी होगी। आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को या फिर एक सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने हेमेटोलॉजी को लिया है, हेमेटोलॉजी में आप शुरू करिए कि हेमेटोलॉजी क्या है। हेमेटोलॉजी में अगर आप क्या प्रश्न करेंगे तो सबसे पहला जो प्रश्न उठेगा कि ब्लड का अध्ययन है। अब ब्लड का अगर अध्ययन है तो ब्लड क्या है, ब्लड का फिजियोलॉजी क्या है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इन सब के बारे में आप डिस्कस करिए, ब्लड के फंक्शन को पढ़िए। उसके बाद में ब्लड में जो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट है, चाहे आपका WBC हो, चाहे आपका RBC हो, चाहे आपका प्लेटलेट हो, वो क्या है, उनका हम एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं, एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं, इनके बारे में अगर आप लोग एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाओगे तो आपका जो सिलेबस है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत है, तो इसको किसी न किसी आप टीचर से जरूर डिस्कस करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा बच्चों। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप एक बड़े बुक को लेकर पढ़ाई करोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे गोडकर की बुक को उठा लेते हैं और अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर आप गोडकर की बुक उठाते हो, पहले से आप लोगों ने कभी गोडकर को नहीं छुआ है, तो आपको आधे घंटे से ऊपर आपको केवल सिलेबस खोजने में लगेंगे, और आधे घंटे में आप पढ़ोगे, 1 घंटा आपका वैसे ही निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा एक सिस्टमेटिक बेस से आप लोग पढ़ाई करिएगा, जहां पे आपको ज्यादा लेंदी चीजें मिल रही हैं वहां से आप लोग बिल्कुल इसको पुट करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया सिलेबस, आपको क्लियर हो गया पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, इस पे आप लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर ली है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे, MS ट्यूटोरियल से जुड़कर तैयारी कैसे करें, यानी कि मेडी साइंस ट्यूटोरियल से जुड़कर हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक मेंशन किया है पार्ट 1 और दूसरा आपको मिलेगा पार्ट 2। पार्ट 1 का जो आपका तैयारी है वो आपका ये होता है कि आप हमारे पैड बैच के साथ एक तो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आप हमारे पैड बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे पैड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारे प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ पे जाके सर्च करके मेडी साइंस ट्यूटोरियल और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, बैच को आप परचेज कर लिए, पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। बैच में आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लाइव क्लासेस, MCQ PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर मैं फीस की बात करूंगा तो सबसे कम फीस आपको मेडी साइंस ट्यूटोरियल पे मिलेंगे और सबसे बेहतरीन क्वालिटी आपको मेडी साइंस ट्यूटोरियल पे मिलेगा। आपकी जो फीस है केवल 1000 रखी गई है और आपकी जो वैलिडिटी रहेगी 8 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, जब तक का आपका जो है RRB का पेपर आराम रूप से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको RRB का बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए। लेकिन मान लीजिए आप लक्ष्य बैच को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको दूसरे तरीके से पढ़ाई कैसे करना होगा। मेडी साइंस ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना स्टडी कर पाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सब्जेक्ट वाइज MCQ विथ एक्सप्लेनेशन। ये जो आपका सब्जेक्ट वाइज MCQ है, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके सिलेबस में 3 पार्ट हैं, जैसे कि हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी। तो हम क्या करेंगे,
मान लीजिए आपके सप्ताह में 6 डेज होते हैं, 6 वर्किंग डेज होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, पहले डे में यानी कि मान लीजिए मंडे है तो मंडे में हम लोग हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री आपका ट्यूसडे हो जाएगा, थर्सडे आपका हिस्टोलॉजी हो जाएगा। मतलब कि प्रत्येक दिन हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। विथ एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होगा बच्चों कि हम लोग बेसिक से एमसीक्यू को उठाएंगे, यानी कि हेमेटोलॉजी के ब्लड से एमसीक्यू को उठाएंगे और उसके लास्ट बिंदु तक ले जाएंगे और उसके बीच में जितने भी आपके एक्सप्लेनेशन आएंगे उसको मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता रहेगा। और अगर आप हमारे पैड बैच से जुड़ जाते हैं, उसके बाद में ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आप ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो आपका सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है कि सर हमने यूट्यूब पे क्लासेस तो ले ली, लेकिन क्या ये जो हमारा सॉल्व वाला पीडीएफ है, यानी कि आपका एमसीक्यू के साथ में जो आपने एक्सप्लेनेशन किया है, वो जो पीडीएफ है वो हमें कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करिएगा और वहां पे सारे जितने भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पे मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आरआरबी के नाम से, आरआरबी पैरामेडिकल के नाम से। वहां पे जितने भी क्लासेस आपकी हो चुकी होंगी वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाया करेंगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन करिए, या फिर जाइए हमारे टेलीग्राम पे, मतलब हमारा टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सर्च करिए मेडिसाइंस ट्यूटोरियल, आपको जो है वो वहां पे जो चैनल है देखने को मिल जाएगा। तो दो तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका आपका ये हो जाता है। उसके बाद में हमने आपको ये बता दिया डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर कहिए या फिर डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू कह लीजिए, ये आपको टेलीग्राम को मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा क्विज के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि डेली जो आप लोग जिस सब्जेक्ट का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसी का जो एमसीक्यू है आपको डीपीपी के रूप में भी देखने को मिल जाएगा, जिससे एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया है वो आप दोबारा डीपीपी के माध्यम से उसको प्रैक्टिस के रूप में उसको देख पाएंगे और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, या फिर कहिए कि आपसे एक राय लेना चाहते हैं, जिसका जो आपको जवाब है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या फिर कम्युनिटी में मैं यहाँ पे पोल लगाए दिया रहा हूँ, वहां पे आप लोग जाके वोटिंग कर दीजिए ताकि मुझे आपकी राय मिल सके और मैं तैयारी को कंटिन्यू करा सकूं। पहला यहाँ पे मेंशन है लाइव ऑन यूट्यूब और दूसरा यहाँ पे मेंशन है रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब। देखिए, क्या आप लोग जो एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन है इसको आप लाइव के रूप में देखना चाहते हैं, लाइव के साथ पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिकॉर्डेड के रूप में इसको पढ़ना चाहते हैं? देखिए, लाइव पढ़ने का जो बेनिफिट है बच्चों ये होता है कि टाइम टू टाइम आपकी क्लास होगी। मान लीजिए मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया, उस टाइम पे आपकी क्लास होगी, उस टाइम पे आप जुड़ पाओगे हमसे और वहां पे जो आपके डाउट वगैरह हैं वो क्लियर कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि एक तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा, और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा यूट्यूब है इस पे ना चाहते हुए भी बहुत सारे अनवांटेड लोग भी जुड़ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो क्लास में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जिससे ये होता है कि जो हमारी 45 मिनट की क्लास है वो 50 मिनट या फिर 1 घंटे की हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग रिकॉर्डेड मोड में चले जाते हैं कि हमने आपका जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड किया, टाइम टू टाइम हमने अपलोड कर दिया, जो भी डाउट वगैरह है आप इसको कमेंट में डालकर क्लियर कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड का जो है एक फायदा यही है कि कम टाइम में आप लोग ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं। लेकिन आप हमें इंटरेक्ट जोड़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको लाइव यहाँ पे आना पड़ता है। तो बच्चों आपको ये जवाब देना है कि आप लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हो या फिर आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ना चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आप लोग कम्युनिटी में जाके वोटिंग जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको लाइव क्लासेस पसंद है या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पसंद है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अंत वाली जो क्वेश्चन है या फिर जो सुझाव है उस पर जरूर रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि सर पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि मैं कल से या परसों से आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करा सकूं। और दूसरी बात, अगर आपको इन सारे जानकारी में कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9532003280। इस पे आप हमें कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। जैसे हमें समय मिलता है मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और जो भी आपके डाउट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, आज से आप लोग संकल्प कीजिए
कि हमारे चैनल के साथ या फिर किसी भी चैनल के साथ जुड़कर आपने जो आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी की तैयारी है बेहतरीन तरीके से करोगे और अंत में अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।